हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में करेंगे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यानी कि क्लास 9 का अध्याय 5। क्लास 9 के अध्याय 4 तक हमारे सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने पीछे की वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज वो पीछे की क्लासेस वॉच कीजिए और फिर 5वें चैप्टर पे आगे बढ़िए। तो इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे कि हमारे जो महान गणितज्ञ थे ज्यामिति के, यानी क्या नाम था जिनका, यूक्लिड। उन्होंने ज्यामिति के अंदर क्या क्या परिभाषाएं दी है, अभिग्रहित अभिधारणाओं को अलग अलग उन्होंने अभिधारणाएं अभिग्रहित बताई हैं, कुछ परिभाषाएं भी दी है। हाँ, हालांकि गणितज्ञों ने इनको स्वीकार नहीं किया था इन परिभाषाओं को और अभिग्रहितों को, लेकिन वो सत्य तो है क्योंकि उनके पास में इनको प्रूफ करने के लिए इनको सिद्ध नहीं किया जा सकता था। इन्होंने जो परिभाषाएं अभिग्रहित अभिधारणाएं दी थी ना, उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता था। बाकी वो सब जगह सत्य तो है। ये जो अभिग्रहित अभिधारण परिभाषा इन्होंने दी ना यूक्लिड जी ने, वो सारे भौमिक सत्य है, सब जगह लागू होती है। हमें पता भी है हमारे दैनिक जीवन में जब भी अगर कुछ काम करते हैं ज्यामिति के अंदर, सबको पता है। लेकिन वो उनको क्या था, केवल उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता था, बाकी सबका महत्व है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके जिन्होंने उन्होंने जो परिभाषाएं अभिग्रहित और अभिधारणाएं दी ना, उनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि अभिग्रहित और अभिधारणाएं क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि प्रमेय क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अभिग्रहित और अभिधारणाओं का मतलब क्या है। अभिग्रहित एवं अभिधारणा ऐसी कल्पनाएं हैं जो सार्वभौमिक सत्य तो है परंतु उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। यूक्लिड जी ने जो अभिग्रहित और अभिधारणा दी थी ना, वो सार्वभौमिक ऐसी कल्पनाएं होती है, यानी कल्पनाएं है जो क्या है, सार्वभौमिक, यानी सब जगह पूरे विश्व में। सार्वभौमिक या सर्वव्यापी का मतलब होता है सब जगह पूरे विश्व में सत्य, यानी सही तो है लेकिन उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे कोई भी एक बिंदु है, मान लो ये डॉट है, तो अब हमें पता है कि ये बिंदु है, लेकिन क्या आप इसको सिद्ध कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते ना। इसलिए इनको क्या किया जाता है कि सार्वभौमिक सत्य तो है, सब जगह सत्य है, पता है कि हाँ ये बिंदु है, लेकिन इसके बारे में आगे इसको सिद्ध नहीं किया सकता क्योंकि ना इसकी लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, कुछ भी नहीं होती है। इसलिए इसको क्या बोला, सार्वभौमिक सत्य, लेकिन इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो वो होती है हमारी अभिधारित एवं अभिधारणा, जिनको सब जगह सत्य तो है लेकिन इनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात आती है प्रमेय। तो देखो प्रमेय क्या होता है। प्रमेय वे कथन है जिनकी परिभाषा अभिग्रहितों पहले सिद्ध किए गए कथनों और तार्किक प्रमेय के आधार पर सिद्ध किया जाता है। अब प्रमेय क्या है, प्रमेय का देखो, अभी इसके अलावा अपन को पता है हमारे फेमस प्रमेय है पाइथागोरस जी की प्रमेय, तो सबको पता हो। उन्होंने क्या प्रमेय दिया था, समकोण त्रिभुज में बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जैसे कर्ण का स्क्वायर, हाँ हालांकि यहाँ इसका कुछ मतलब नहीं, लेकिन मैं शायद प्रमेय से ऐसे किसी को नहीं समझ में आए, लेकिन जो पाइथागोरस की प्रमेय ना वो सबको पता होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाता है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी जो भी हमारी भुजा ना समकोण में कर्ण, उसका स्क्वायर करते हैं ना, तो वो आधार के स्क्वायर उसमें प्लस करना है लंब के स्क्वायर को जोड़ने के बराबर होता है। आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर है ना, दोनों को जोड़ने पे कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। और ये प्रमेय है ना, इसको सिद्ध करके अपन इसके हिसाब से सिद्ध करके पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है। अपन सिद्ध करके भी बता सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर के बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो प्रमेय क्या होता है जिनको सिद्ध किया जा सकता है। तो देखो प्रमेय की परिभाषा क्या है, प्रमेय वे कथन है जिन्हें परिभाषाएं अभिग्रहितों पहले सिद्ध किए गए कथनों और तार्किक प्रमेय के आधार पर सिद्ध किया जाता है। तो सबको क्लियर हो गया कि अभिग्रहित अभिधारणा क्या होती है और प्रमेय क्या होती है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके यूक्लिड जी ने जो परिभाषाएं अभिग्रहित और अभिधारणाएं दी है ना, उनको समझते हैं। यूक्लिड जी ने 7 ही तो परिभाषाएं दी थी ज्यामिति के अंदर, 7 ही क्या बताए थे, अभिग्रहित बताए थे और 5 अभिधारणाएं बताई थी। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूक्लिड द्वारा बताई गई परिभाषाओं को। ठीक है, समझते हैं परिभाषा को। यूक्लिड ने ज्यामिति के अंदर जो परिभाषा दी थी, यानी उन्होंने कुल 7 परिभाषा दी थी। हम प्रत्येक परिभाषा को एग्जाम्पल ले लेके समझेंगे और आपको देख के बड़ा ही मजा आने वाला है। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए क्लास में स्टार्टिंग टू एंडिंग बने रहेगा और ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन किसी चैप्टर में से आपके डेफिनेटली आता है, ये नहीं कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आता, 100% आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो चलिए अपन देखते हैं पहली परिभाषा क्या है। पहली परिभाषा है बिंदु की। तो बिंदु क्या होता है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, डॉट बिंदु का मतलब क्या होता है, डॉट। अब इसका कोई भी भाग है क्या, मैं इसको यहाँ से हटा दूं, बिंदु को ले लिया तो बचा क्या, नहीं है।
यानी कि बिंदु क्या होता है, बिंदु होता है उसका कोई भी भाग नहीं होता, उसके आगे पीछे, कहने का मतलब क्या, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं होता है। बिंदु क्या, जैसे अपन बोलते हैं ना, ये तो एक अकेला यही है, इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो बिंदु क्या होता है, बिंदु तो वह जिसका कोई भी भाग नहीं होता है। तो ठीक है, सबको क्लियर हो गया। बिंदु क्या होता है, बिंदु है जिसका कोई भी भाग नहीं होता है। सभी अपन के वर्ग आता है, वृत्त होता है, सब अपन बोलते हैं ना, इसकी ये त्रिज्या है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई। तो लेकिन बिंदु क्या होता है, बिंदु का कोई भी भाग नहीं होता है। सेकंड क्या है, रेखा। अब रेखा देखो क्या होती है, रेखा का मतलब यही होता है, ये रेखा, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये सभी क्या है, रेखा है। तो रेखा क्या, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रेखा की लंबाई तो होती है लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं होती। क्या इसको देख के आप बता सकते हैं कितने सेंटीमीटर की चौड़ाई की वाली रेखा है? नहीं बता, लंबाई पता नहीं हो तो बता सकते हैं ये ए बी रेखा है और ये 3 सेंटीमीटर लंबी है। तो इसकी लंबाई तो होती है रेखा की, लेकिन रेखा की चौड़ाई नहीं होती है। इसकी लंबाई कितनी, 3 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी चौड़ाई कहाँ पे नहीं दिख रही ना। तो रेखा क्या होती है, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रेखा क्या होती है, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। बिंदु का क्लियर हो गया, रेखा का क्लियर हो गया। फिर बात आती है सिरे, यानी कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। कोई भी हमारी एक रेखा होती है ना, तो सिरे यानी उसके किनारे, जो सबसे लास्ट में एज जो किनारा होता है छोरों पे, तो किसी भी रेखा के जो सिरे क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। जैसे इस रेखा के ना सिरे यही है, दोनों इधर, तो ये लास्ट में क्या है, इधर बिंदु। किसी भी रेखा के सिरे क्या होते हैं, हमेशा बिंदु होते हैं। रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, ठीक है। और क्या है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयंवर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक सीधी रेखा है, मान लो ये। अब सीधी रेखा क्या है, ऐसी रेखा है जो स्वयंवर, यानी कि एक रेखा खुद पे टिकी होती है बिंदुओं के साथ। तो इसके बिंदु तो होते ही हैं, इसके बिंदुओं के साथ सपाट रूप, यानी ऐसे समतल, ऐसे सपाट रूप से स्थित होती है। फिर क्या है, एक पृष्ठ वह जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ यानी समतल, जैसे अपन की मेज होती है, पृष्ठ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सरफेस भी बोला जाता है। अपन की मेज होती है, बेंच जिस पे आप बैठते हो, तो वो क्या है, एक पृष्ठ है। उसकी लंबाई भी होती है और उसकी चौड़ाई भी होती है। जैसे ये एक मेज है अपन की, तो इस मेज की लंबाई होगी ये भी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी चौड़ाई। मेज होती है वो क्या होती है, आयताकार शेप की होती है। तो ये हमारे जैसे एक मेज है, मान लो इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है। मेज इससे आयताकार होती है ना, तो इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। आमने सामने, इधर लंबाई इधर चौड़ाई। तो देखो, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। एक पृष्ठ का क्या होता है, केवल लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। सबको क्लियर हो गया। अपन एग्जांपल के तौर पे क्या ले सकते हैं, जैसे ये हमारी क्या है, एक मेज है, और मेज की केवल क्या होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। पृष्ठ यानी जो हमारी मेज है उसके किनारे, तो ये सब क्या रेखा है, देखो ये रेखा है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, सब रेखाओं से मिलकर बना है। इस पृष्ठ के किनारे क्या है, सारे के सारे रेखाएं है। तो इस पृष्ठ के किनारे रेखाएं है। सातवीं और लास्ट परिभाषा क्या है, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। एक समतल पृष्ठ होता है, जैसे समतल पृष्ठ है, वही हमारी मेज है, समतल है, प्लेन होती है ऊपर से। वो क्या होती है, जो स्वयं पर क्या होते हैं, सीधी रेखाओं के साथ। जैसे ये मेज है, ये सीधी रेखाओं के साथ स्वयं पर ही इसे टिका हुआ होता है, सपाट रूप से स्थित होता है। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को परिभाषा एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभिग्रहित और अभिधारणा। पहले हम समझते हैं अभिग्रहितों को, फिर समझेंगे हम अभिधारणा। सब क्लियर हो गया है? वैसे अगर नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, ऑलरेडी आपकी बुक में परिभाषाएं दी हुई है। तो आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखना, एक बार क्लास में ध्यान से पढ़ना और फिर एक बार रिविजन कर लेना। इतने में तो आपको खुद से ये क्लियर हो जाएगी। तो वैसे भी ये हमारे दैनिक जीवन से पहले मैथ्स पढ़ते, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो हमेशा हमारे सामने आती ही है रोज, कोई नई बात नहीं है। इसलिए अपन को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखते ही क्लियर हो जाएगा। अब समझते हैं अपन अभिग्रहित। हमने समझ लिया है जो भी हमारे सिलेबस में परिभाषाएं दी थी यूक्लिड जी ने, वो समझ लिया। अब हम समझते हैं अभिग्रहितों को। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारी सिलेबस में कितने अभिग्रहित है, 7। तो उनको अपन एक एक करके उदाहरण लेके समझेंगे। पहला क्या है, वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। यानी कि कोई भी वस्तु जो क्या है, एक दूसरे के बराबर हो, तो वो सभी के सभी आपस में भी बराबर हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि ए और बी है ना, ये दोनों बराबर है, बी और सी भी दोनों बराबर है।
यानी कि एग्जाम्पल लिख दीजिए, ए और बी क्या है, ये दोनों बराबर है, ये 5 है, ये भी 5 है। फिर क्या बोला, बी और सी भी बराबर, तो बी का पता बी कितना है 5 है, इसका सी भी कितना है 5 है। अब ये सभी के सभी क्या होगी, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, सबके सब 5 है, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों बराबर है। तो इसमें यही बोला गया है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की बराबर हो वो एक दूसरे के बराबर होती है। यानी ए के बराबर कौन था, बी, ए के बराबर बी था, ए के बराबर बी, इसका मतलब ए और बी दोनों एक ही है, कुछ भी हो सेम है, ये 5 तो ये भी 5 है। अब बी के बराबर में सी है तो बी भी 5 है, इसका मतलब सी भी 5 होगा। तो ये वाली बात है, पर तो समझ ये है कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर हो रही है, सॉरी, वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, जो एक ही वस्तु के बराबर हो, सभी की सभी क्या होती है, बराबर होती है। ए के बराबर बी था, बी के बराबर सी है, या ए के बराबर सी ले लो आप, ए के बराबर सी लेोगे तो भी तीनों बराबर ही होंगे। अगर आप यहाँ ए के बराबर सी लेोगे, ए के बराबर सी लेंगे, पर ए बराबर बी है, ए बराबर सी है, वो भी तीनों क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि ए बराबर बी है तो भी 5 5 है, ए बराबर सी है तो भी 5 बराबर 5, इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब अपन समझते हैं सेकंड। सेकंड वाला देखो क्या है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। मान लो मैंने एक संख्या ली, इधर 9 है, ये भी 9, ये दोनों क्या है आपस में बराबर थे। बराबरों में यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, अगर मैं इसमें भी एक जोड़ दूं और इसमें भी एक जोड़ दूं तो इनके पूर्ण भी क्या होंगे, इसका भी 10 होगा, इसका भी क्या होगा 10 होगा। ये वाली बात है अपन को बोला है कि बराबरों में अगर बराबर ही जोड़ा जाए, तो 9 बराबर थे, इसमें फिर से बराबर बराबर, तो ये पूर्ण यानी जोड़ने पे जो संख्या आएगी वो भी बराबर होगी। यहाँ पे कोई भी वस्तु आ सकती है, अपन एग्जाम्पल के लिए संख्याओं को ले लेके रख रहे हैं, कोई भी वस्तु भी उसके हिसाब से भी सेम ही बराबर ही लिखेगा। तो कहने का मतलब क्या, बराबर में अगर कोई भी बराबर संख्या जोड़ेगी तो उनका पूर्ण यानी जोड़ने को आएगा ना, वो भी बराबर होगा। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर, सेम इसका उल्टा कर दो। मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, दोनों बराबर है, इसमें से बराबर ही घटा दिया जाए, इसमें से 2, इसमें 2, यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे भी क्या जाएगा 2, 2 बराबर 2। अगर कोई चीज बराबर है पहले से, वो दोनों में से बराबर बराबर चीजें अपन को घटानी है, दोनों बराबर है पहले से, उनमें से बराबर ही वापस घटाना है, तो घटाने के बाद जो शेषफल आएगा वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा। इंटरेस्टिंग है ना, और ये अपन के दैनिक जीवन में आते भी है सामने, लेकिन अपन उतना ध्यान नहीं देते हैं, अगर ध्यान देते तो कोई भी क्लियर हो जाता है। अब पढ़ रहे तो समझ में आ रहा ना, कोई भी हमारे सामने पास में सेम वस्तुएं हैं, उस दो वस्तु ये या बहुत सारी, लेकिन अपन दो का एग्जांपल ले रहे हैं, दोनों अगर सेम है, सेम में से आप सेम चीजें घटाओगे, मान लो चॉकलेट को लेके देखिए, आपको ये यहाँ पे ये आपका भाई है, ठीक है ना, आपके पास में एक 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क है और उसके पास में भी 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों को आधी आधी डेयरी मिल्क है ना, वो अपनी मम्मी को दे दिए, ठीक है, इसका भी आधा दे देंगे, इसका भी आधा दे देंगे, इसका आधा दे दिया, इसका आधा दे दिया, तो भी दोनों को क्या बचेगा, इसके पास में भी एक बराबर, इसके पास में भी एक बराबर, घटाने के बाद में भी शेष भी तो बराबर ही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये, इसलिए उन संख्याओं को लेके देखिए, थोड़ा आसान हो जाए इसलिए, अदरवाइज वस्तुएं हैं तो भी अपन चेक कर सकते हैं। तो अगर बराबरों में से कोई भी संख्या उठाएंगे तो भी शेषफल भी क्या होगा, बराबर ही होगा। वे वस्तुएं जो संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती का मतलब समझना यहाँ पे जरूरी है। संपाती का मतलब समझते हैं, संपाती का मतलब होता है अगर अपन एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को रखेंगे, रखने पे वो एक वस्तु दूसरी वस्तु को ढक लेती है, तो वो परस्पर क्या होती है, संपाती होती है। जैसे मान लो अपन एग्जांपल लेते हैं, अपन खेलते हैं और कैरम बोर्ड खेलते हैं, उसकी जो गोटियां होती है, अगर आप एक गोटी के ऊपर दूसरी दूसरी के ऊपर ऐसे पूरे गोटियों को जचा के जाओगे, ऊपर से देखोगे तो आपको केवल एक ऊपर वाली गोटी ही दिखेगी, नीचे की कोई सी भी गोटी नहीं दिखेगी। ये आप एग्जांपल लेके देख सकते हो, जैसे शर्ट के बटन होते हैं, उनको सबको एक दूसरे के ऊपर रखते जाओगे तो नीचे वाले बटन नहीं दिखेंगे, केवल एक ऊपर का बटन दिखेगा। या फिर आपके पास सेम साइज की नोटबुक्स है, सेम ही साइज की, अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो केवल कौन सी दिखेगी, ऊपर वाली। या फिर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, मेरे पास दो सीट्स है, मैं सीट्स की छोटी छोटी सीट्स है, उनके साथ में आपको समझा। जैसे देखो मान लो ये मेरे पास में दो सीट्स है, एक क्या है ग्रे कलर की है और एक व्हाइट कलर की है। अगर मैं एक सीट के ऊपर दूसरी सीट को रख दूं, जैसे इसके ऊपर इसको रख दूं, तो आपको पीछे वाली दिखेगी क्या, बराबर रखना है, पीछे वाली दिखेगी क्या,
नहीं दिखेगी, नहीं दिख रही ना। या फिर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसके ऊपर इसको रख दूं, तो आपको पीछे वाली दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी, केवल ये ग्रे वाली ही दिखेगी। तो ये दोनों आपस में क्या है? समपाती है। तो समपाती का मतलब क्या होता है? अगर एक वस्तु के ऊपर दूसरे रखे तो वो रखने पे क्या होती है? एक दूसरे को ढक लेती है, वही क्या होता है? समपाती होता है। जो वस्तु समपाती है ना, वो एक दूसरे की क्या होती है? बराबर होती है। ये वस्तुएं जो समपाती हो, एक दो का एग्जाम्पल है, मैं आपको पहले से बोल रही हूँ कि कितनी भी हो, एक या दो नहीं, कितनी भी हो वस्तुएं, अगर वो समपाती है तो वो एक दूसरे की क्या होगी? सभी की सभी बराबर होंगी। और अगर आपके सामने और भी ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं घर पे या और कहीं पे, तो आप और भी एग्जाम्पल खुद से देख लेके समझ जाना, ठीक है? और मुझे कमेंट करके बताना कि मैडम हमने हमारे दैनिक जीवन में ये और एग्जाम्पल से देखे जो वस्तु संपाती है ना, वो हमें दिखाई दिए। मुझे कमेंट करके जरूर बता देना जो आपको ऐसे संपाती है। बहुत सारे वस्तुएं होते हैं हमारे पास में, लेकिन अपन क्या करते हैं? ऐसे ध्यान नहीं देते हैं, गौर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण का मतलब पूरा हिस्सा, यानी पूरी चीज। कहने का मतलब क्या? पूरी चीज ही वो अपने भाग से बड़ा होता है। भाग यानी पूरी चीज का कोई सा भी एक भाग कट कर लो, उसका अपन को कट करके देखना है। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक डस्टर है ना? अब इसका पूर्ण का मतलब पूरा डस्टर, और इसका भाग का मतलब मैं इसको कहीं से भी एक छोटा सा भाग कट कर लूं, कहीं से भी। इसका भाग बोला है मैंने, छोटा सा भाग, कहीं से भी, इतना इतना कहीं से भी कट कर लूं, तो भी वो पूर्ण से तो बड़ा ही होगा ना। भाग से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि पूर्ण तो पूरा है, भाग इसका कुछ हिस्सा है। या फिर मान लो ये कोई एक हमारा क्या है? सबसे पहले खाने की चीजों का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, है ना? खाने की चीजों का एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा मजा आता है लोगों को। जैसे ये हमारा एक क्या है? पिज्जा है। जैसे होता है क्या, पिज्जा मेरा खाया हुआ नहीं है, पिज्जा मुझे पसंद नहीं है पिज्जा का। ये जैसे मान लो अपन का एक पिज्जा है। पिज्जा को ना यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिएगा कि पिज्जा हमारा फेवरेट है। मेरा तो फेवरेट नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पिज्जा, देख के भी नहीं। ये जैसे पिज्जा, ये पूरा पिज्जा है ना। अब इसमें से कुछ भाग निकाल लो, मान लो मैंने ये एक भाग इधर साइड में निकाल दिया पिज्जा का ना, तो भी देखो ये पूर्ण है ना, ये इस भाग से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि पूर्ण में देखो पूरा इतना है, भाग इतना सा। तो सबको क्लियर हो गया कि पूर्ण ना ये भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। छठवें नंबर पे आओ। एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। कोई भी हमारे पास में एक ही वस्तु है, उसका अगर मैं दुगना करूंगी, सेम सेम कोई सी भी एक ही वस्तु है, उनका अगर आप दुगना करोगे तो वो भी क्या होगा? बराबर ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ये 5 है हमारे पास में, ये भी 5 है, दोनों बराबर है। एक ही वस्तु है दोनों, इनका दुगना कर दो, इसका दुगना इसका भी दुगना, तो भी दोनों क्या होगा? ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। या फिर अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल है चॉकलेट का ही लेते हैं। ये एक चॉकलेट है, ये भी चॉकलेट। अब इसमें क्या बोला है? एक ही वस्तु के दुगने। अब मैं इसका भी दुगना करती हूँ, यानी इसके पास में चॉकलेट लाके सेम इसी साइज एक को लाके रखूं, इसके पास भी एक को रखूं, तो भी क्या होगा? दोनों बराबर ही रहने वाली। तो अगर दुगना करेंगे तो दोनों बराबर ही होगी, ठीक है? इसी प्रकार से क्या बोला? एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु है, उसका अगर आधा करते हैं तो भी क्या होगा? बराबर होगा। जैसे मान लो ये हमारा कोई वर्ग है ना, तो इसका मैं अगर आधा कर दूं, आधा करने पे ये और ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। एक ही वस्तु का अगर आधा करेंगे तो भी क्या होगा? एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर। एक ही वस्तु का अगर आधा आधा करोगे तो आधे भी क्या होंगे? आपस में बराबर ही होंगे। तो आई होप आप सब लोगों को ये अभिग्रहित एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने विद एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास करा है, ताकि कोई भी बच्चा इनको मिस ना कर सके, उनको समझ में नहीं आए या उनके ऊपर से चला जाए। क्योंकि बुक्स में अपन देखते हैं ना, तो शायद कुछ बात समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर एग्जाम्पल लेके आपको समझाया जाए फिर भी नहीं समझ में आएगा, तो प्रॉब्लम किसमें है? आप में, ना कि टीचर में है, ना कि पढ़ाने वाले में है। इसलिए आपको ध्यान से समझना है। अब हमारी परिभाषाएं हो चुकी है कंप्लीट, अभिग्रह जो हमें बुक में दिए गए वो हो गए। अब हम देखते हैं अभिधारणा को। यूक्लिड है ना, उन्होंने कुल 5 अभिधारणाएं हमें दी थी, जो हमारे सिलेबस में है। वो हम पढ़ेंगे पहली अभिधारणा। अब हम समझते हैं यूक्लिड ने जो अभिधारणाएं दी थी उनको। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन 4 अभिधारणाओं को, क्योंकि अगर 5 ही यहाँ पे हम कर लेंगे तो एग्जाम्पल लेके हमें समझने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। इसलिए अपन 4 अभिधारणा को समझेंगे। ये 4 होने के बाद में एक और अभिधारणा, वो थोड़ी बड़ी भी है, उसको अपन लास्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले अभिधारणा क्या है? एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसे मान लो ये हमारा यहाँ एक बिंदु है, यहाँ पे भी एक, तो इन दो बिंदुओं से आप कितनी रेखा खींच सकते हैं मुझे बताओ?
ठीक है ना। क्या इन दो बिंदु से आप अनंत रेखाएं खींच सकते हो, या फिर इन दो बिंदुओं से केवल और केवल आप एक रेखा खींच सकते हो? मुझे कमेंट करके बताना कि आप इन दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींच सकते हो, 1 2 3 4 अनंत, या केवल और केवल एक अद्वितीय रेखा। तो कहने का मतलब क्या, अगर दो बिंदु आपको दिए हैं तो उन दो बिंदुओं से केवल और केवल आप कितनी रेखाएं खींच सकते हो, एक ही रेखा खींच सकते हो, जिसको आप अद्वितीय रेखा ही बोल सकते हो। अद्वितीय यानी जिसके समान कोई भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि अगर आपको दो बिंदु दे दिए गए हैं, उन दो बिंदुओं से केवल और केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अब बिंदु आपको कैसे हो सकते हैं, ये ऐसे है, अगर ऐसे दो बिंदु दिए तो ऐसे रेखा हो जाएगी, अगर ऐसे दो बिंदु दिए तो ऐसे रेखा हो जाएगी। इस प्रकार से अपन को अगर बिंदु दे दिए हैं तो उन दो बिंदुओं से, अगर दो बिंदु दिए तो उन दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। क्या बोल सकते हो, परिभाषा के तौर पर क्या बोल सकते हैं, अभिधारणा क्या है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये आपको याद रखना है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझा भी दिया है। दूसरी अभिधारणा क्या है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब ये शांत रेखा क्या, जो हमारा रेखाखंड जिसको अपन बोलते हैं ना, वही उसको यूक्लिड ने क्या बोल दिया था, शांत रेखा बोल दिया था। जैसे हमारा एक कोई भी रेखाखंड है, जैसे ये वाला, ये मान लो ये भी हमारा एक रेखाखंड है, जिसको अपन अनिश्चित रूप से यानी कि बहुत बिना किसी लिमिट के इधर जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, इधर भी जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, उसको कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। उस रेखा को इधर और इधर जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मान लो आप कहीं पर भी एक केंद्र मान लो, ये हमारा एक केंद्र, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रकार को लेना है, पेंसिल को डालना है, और जितनी आप त्रिज्या मान लो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे केंद्र मानना है ना, तो इस पे रख के आप क्या कर सकते हो, 3 सेंटीमीटर प्रकार को खोल के यहाँ पे एक वृत्त बना सकते हो। बना सकते हो ना, बना के देख लेना। केंद्र अगर मान लिया है तो अपन 3 सेंटीमीटर 5 जितनी त्रिज्या लेनी है, तो त्रिज्या लेकर क्या कर सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं। ऐसे मान लो ये वाला अपन का केंद्र है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो यहीं पे रख के प्रकार को 5 सेंटीमीटर तक खोल के यहाँ पे एक वृत्त बना सकते हैं। ऐसे अगर त्रिज्या बड़ी ले आओगे, 10 की ले लोगे, तो यहाँ पे एक वृत्त बना सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी बिंदु को एक केंद्र मान लेना, किसी भी केंद्र मान किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से, किसी भी बिंदु को एक केंद्र मान लिया, त्रिज्या से अपन एक वृत्त आसानी से खींच सकते हैं। जैसे अपन एग्जांपल ये ना कि ये हमारा केंद्र था, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो अपन को प्रकार से खोल के उसको 3 5 10 अपनी जितनी त्रिज्या ली है उसके हिसाब से इस वृत्त को बनाया जा सकता है, ठीक है। चौथा क्या है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। जैसे मान लो ये एक समकोण है, इसका कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। सीधा बनता है तो लंब डालते ऐसे आधार पे, कोई होता है समकोण, ये वाला, ये भी, ये समकोण है। या फिर मान लो ऐसे भी हो सकता है, ये कोई जरूरी थोड़ी ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है, ये भी क्या होगा, समकोण होगा, या इस प्रकार से इधर आ जाए तो ये भी क्या है, समकोण। तो कहने का मतलब क्या है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये सभी के सभी क्या होंगे, आपस में बराबर ही, क्योंकि इनका प्रत्येक सबका कोण क्या होता है, 90 डिग्री का ही होता है। तो आई होप आप सब लोगों को ये चारों अभिधारणा एकदम अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हम देखते हैं हमारी पांचवी अभिधारणा को, जो कि क्या वेरी 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 इंपोर्टेंट है, लेकिन उसको समझना थोड़ा ध्यान से, तो समझने में अगर ध्यान से, ये तो सीधी सीधी सरल सरल थी, लेकिन पांचवी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, इसमें थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखिए हमारी पांचवी अभिधारणा क्या है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पे गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार से बनाए कि इन दोनों अंतःकोणों का योग मिलके कितना होता है, दो समकोण से कम हो। दो समकोण का मतलब होता है एक समकोण यानी 90, दो समकोण यानी 90 और 90 180, लेकिन 180 से कम, दो समकोण 180 से कम, दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर ये योग दो समकोण से कम होता है। तो कहने का मतलब क्या है, मान लो ये दो रेखाएं हैं हमारी, ये भी सी भी, ठीक है, ये दो हमारी रेखाएं हैं, इसके ऊपर एक और सीधी रेखा गिर रही है। गिरने पे जो रेखा देखो अंतःकोण, ये रेखा इन दो रेखाओं पे गिरेगी ना, ये एक रेखा इन दो रेखाओं पे गिरेगी,
जैसे मान लो अभी ये मान लो कि ये है ही नहीं, जैसे मान लो ये हमारी एक रेखा है और ये एक फिर से एक और इससे रेखा, ठीक है। इसके ये बिंदु है, इसका है ए बी, ये है सी और डी। अब क्या करें, इसके ऊपर एक और रेखा गिर रही है, ऐसे तीसरी एक और रेखा गिरी है। अब गिरने पे ये जो अंतःकोण बनाएगी, अंतःकोण का मतलब इसके जो ये भी इसका अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण, ये भी अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है। तो गिरने पे जो अंतःकोण बनाती है ना, और बनने की जो कोण, उन कोणों का योग अगर दो समकोण से कम है, दो समकोण से अगर कम है तो क्या होगा, ये रेखाएं ना जो जिस इधर इस साइड में, ये आगे जाके अनिश्चित रूप से अगर यानी कि बहुत आगे तक अगर अपन बढ़ाते जाएंगे ना, साइड में मिलेगी जिस साइड में कोण बन रहे हैं। अभी देखो ये जो दो रेखाएं थी, इसके ऊपर तीसरी रेखा गिरी, गिरने पे देखो यहाँ अंतःकोण बन रहे हैं, किधर बन रहा है ना, इधर अगर अंतःकोण 180 डिग्री से कम बन रहे हैं, दोनों का योग 180 से कम होना चाहिए, 180 डिग्री से कम बन रहे हैं, तो इनको अगर अपन आगे बढ़ाएंगे ना, देखो इसको जैसे अगर अगर आगे बढ़ाएंगे इसको, तो आगे जाके ये दोनों कहीं ना कहीं निश्चित रूप का मतलब कि आगे इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये आगे जाके इसी ओर मिलेगी, ना कि इधर वाले मिलेगी, ये इधर वाले कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अगर इधर बनाते 180 डिग्री से कम होता उनका योग, इधर बनाते तो इधर वाले मिलते। तो इसमें हमें यही समझना है कि अगर एक सीधी रेखा, आप परिभाषा के तौर पे इसको नहीं समझ सकते, प्रैक्टिकल समझना, क्या समझना है कि ये दो सीधी रेखाएं थी, उसके ऊपर एक तीसरी रेखा गिरी, गिरने पे जो अंतःकोण बन रहे हैं उनका योग अगर 180 डिग्री से कम है, तो क्या होगा कि जो हमारी रेखाएं है ना, जो दो रेखाएं थी, उनको अगर अपन आगे बढ़ाएंगे तो वो उसी ओर मिलेगी जिस ओर वो दो समकोण 180 यानी 180 से उनका कम था, तो दोनों का योग उसी ओर मिलेगी जिधर कोण बन रहे, ठीक है। अपन को एग्जांपल लेके समझना है, समझ लिया कि ये दो रेखाएं थी, इसके ऊपर ये एक रेखा गिर रही है, गिरने पे इसके जो अंतःकोण का मतलब होता है अंतर की ओर बन रहे, बाह्य कोण है, ये दो बाह्य कोण थे, इसके इधर बाह्य, गिरने पे जो कोण बन रहा है अंतःकोण, उन अंतःकोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से अगर कम है, कम होने पे क्या होगा, इसकी जो रेखा है ना, ये रेखा है, ये उसी ओर मिलती है, यानी इधर अंतःकोण बन रहा है इसी ओर मिलेगी, और इनका योग क्या होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, इसी साइड में मिलेगी। अगर इनको आगे बढ़ाएंगे ना, देखो जैसे इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं, इसको अगर मैं इसे आगे बढ़ाते जाऊं, तो देखो ऐसे करके आगे जाके ये मिल जाएगी, तो इसी ओर मिलेगी जिस ओर ये योग 180 डिग्री से कम, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी अभिधारणाएं हो जाती है कंप्लीट। आई होप आप सब लोगों ने अभिधारणाओं को, अभिग्रहितों को और परिभाषा को एकदम अच्छे से समझ लिया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो या फिर वीडियोस देख रहे हो लेकिन लाइक कर रहे हो ना, शेयर कर रहे हो ना, सब्सक्राइब करें, तो प्लीज 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।